ने एक बहुत ही मैसिव आंकड़े को पार कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सीधा तेल की कीमतों पर असर डाला है। चलिए सीधा इस विश्लेषण में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और इसका पूरी दुनिया पर क्या रिपल इफेक्ट पड़ रहा है। जब हम कहते हैं मैसिव आंकड़ा तो हमारा मतलब है $120। ब्रेंट क्रूड ने $120 का मार्क तेजी से क्रॉस किया, बल्कि एक पॉइंट पर तो ये $126 पर बैरल तक पहुंच गया था। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा भूकंप है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में एक टेक्स्ट बुक प्राइस शॉक कहते हैं। और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच अचानक बढ़ता हुआ टकराव और उससे पैदा होने वाली भयंकर अनिश्चितता। बाजारों को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब स्थिरता खत्म होती है तो कीमतें रॉकेट बन जाती हैं। दरअसल बात जब इस टकराव की होती है तो हमें सोर्सेस की तरफ देखना होगा। जैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इशारा किया है कि वो महीनों तक ईरानी पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकेबंदी लगाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ सैन्य हमले के बजाय आर्थिक दबाव डालने की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, और इस प्रेशर का सीधा असर ग्लोबल सप्लाई लाइंस पर पड़ रहा है। तो पूरी बात का निचोड़ एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। जब भी दुनिया में ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, ऑयल सप्लाई तुरंत अनिश्चित हो जाती है, और जैसे ही सप्लाई अनसर्टेन होती है, मार्केट तुरंत उस रिस्क को अपनी कीमतों में ऐड कर लेता है। अब इस मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स की ज्योग्राफी पर ध्यान देना होगा, खासकर द हॉर्मुज़ बॉटलनेक पर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ असल में पूरी दुनिया की ऑयल लाइफलाइन है। ये एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो हकीकत में पूरी पृथ्वी की एनर्जी सिक्योरिटी तय करता है। ये कितना ज़रूरी है, ये बात अगले आंकड़े से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दुनिया का लगभग 20% तेल, जी हां, और करीब 1/4 लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर रोज इस एक सिंगल चोक पॉइंट से होकर गुजरती है। लगभग 15 मिलियन बैरल तेल यहां से रोज निकलता है। समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक छोटे से रास्ते पर निर्भर है। और जब इस रास्ते पर नाकेबंदी हुई तो असर तुरंत दिखा। रोजाना आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स की संख्या अचानक गिरकर लगभग 0 के करीब पहुंच गई। जो रास्ता कभी जहाजों से भरा रहता था, वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब आप खुद सोचिए, अगर ये रास्ता डिसरप्ट हो जाता है तो क्या इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से ग्लोबल है। दुनिया का हर वो देश जो बाहर से एनर्जी मंगवाता है, इसकी लपेट में आ जाता है। तो जब ऐसी फिजिकल सप्लाई पर खतरा मंडराता है तो मार्केट के अंदर डर किस तरह काम करता है? आइए मैकेनिक्स ऑफ फियर को समझते हैं। मार्केट साइकोलॉजी अभी एक बहुत ही बेसिक रूल पर चल रही है। कम सप्लाई और एक लंबे टकराव का ज्यादा डर दोनों मिलकर कीमतों को हवा में उछाल देते हैं। ट्रेडर्स पैनिक करते हैं और प्राइसेस शूट अप हो जाती हैं। और फाइनेंशियल एनालिस्ट भी यही पॉइंट आउट कर रहे हैं। ट्रेडर्स अब किसी जल्दी होने वाले डिप्लोमैटिक समाधान की उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो एक प्रोलॉन्ग्ड स्टैंड ऑफ, यानी एक लंबे समय तक चलने वाले टकराव और बढ़े हुए रिस्क के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस सब का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, डेली कॉस्ट इंपैक्ट। इसके रियल वर्ल्ड परिणाम तुरंत और बहुत डायरेक्ट हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम पंप पर आसमान छूने लगते हैं। जेट फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस पर असर पड़ता है, जैसे केएलएम को अपनी 160 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। फेडेक्स, यूपीएस और अमेजॉन जैसी शिपिंग जायंट्स अपने फ्यूल सरचार्जेस बढ़ा देती हैं। और इन सबका आखिरी नतीजा, आपके खाने पीने का सामान और ग्रोसरी का बिल बढ़ जाता है। बेसिकली बात घूम फिरकर यहीं आती है कि जब फ्यूल महंगा होता है तो हकीकत में हर एक चीज महंगी हो जाती है। किसी भी सामान को बनाने और उसको ट्रांसपोर्ट करने की लागत बढ़ जाती है। और यही लागत एक चेन रिएक्शन बन जाती है जिसे हम इन्फ्लेशन कैस्केड कहते हैं। आइए इस साइकिल को देखते हैं। केल इंस्टीट्यूट की रिसर्च इस पूरे सिलसिले को बिल्कुल साफ दिखाती है। स्टेप 1, एनर्जी सप्लाई रुकती है। स्टेप 2, गैस पर निर्भर फर्टिलाइजर और केमिकल प्रोडक्शन में रुकावट आती है, जिससे खेती की लागत भयंकर बढ़ जाती है। और स्टेप 3, यही खेती की लागत सीधे तौर पर हमारे फूड प्राइसेस को बढ़ा देती है और खाना सीधे तौर पर महंगा हो जाता है। अब अगर हम इस मैप को देखें तो पता चलता है कि आर्थिक नुकसान बराबर नहीं बांटा जाता। जो विकासशील देश यानी डेवलपिंग नेशंस अपनी एनर्जी और फर्टिलाइजर्स के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे भयंकर आर्थिक झटका लग रहा है। ये अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ जहां अमेरिका को -0.07% का मामूली वेलफेयर नुकसान झेलना पड़ता है,
वहीं साउथ एशिया और अफ्रीका के देशों को 10 से 20 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी और खेती इंपोर्टेड एनर्जी पर चलती है। आखिर में ये महंगा फ्यूल और महंगा फूड इन्फ्लेशन को ऊपर धकेल देते हैं। और इन्फ्लेशन बढ़ने का सीधा मतलब है कि आम इंसान की बाइंग पावर यानी खरीदने की क्षमता तेजी से कम हो जाती है। जेब में पैसा उतना ही रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू घट जाती है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? आगे क्या होने वाला है? आगे के रास्ते बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल हैं। अगर दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ती है और ब्लॉकेड जारी रहता है तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। लेकिन अगर सिचुएशन स्थिर होती है, बातचीत होती है और सप्लाई रूट्स फिर से खुल जाते हैं तो मार्केट नॉर्मल हो जाएगा और प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। इन सब डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ विदेश नीति या तेल के कुछ बैरल्स की कहानी नहीं है। ये इस बात का बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है कि ऐसी घटनाओं का प्रभाव पूरी तरह से ग्लोबल होता है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब तक दुनिया भर की ये सप्लाई चेन्स इतनी नाजुक बनी रहेंगी, तब तक क्या दूर समुद्र के किसी कोने में होने वाली ये जियोपॉलिटिकल घटनाएं शांति से बिना आवाज़ किए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चों को ऐसे ही कंट्रोल करती रहेंगी? ज़रूर सोचिए इस बारे में।